Hello everyone. In this video, I will tell you 5 important points to be kept in mind before drawing the SFD and BMD. These points are very important. If you know these points, then you can solve these many objective numerical problems. On the basis of these points, we can answer these many objective type numerical problems. So these points are very important. So be attentive during this video. तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं. 5 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट समझते हैं. वी हैव 3 डायग्राम्स, दैट इज द लोडिंग डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. पहले पॉइंट्स में हम ये समझते हैं दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लोडिंग डायग्राम एंड द शेयर फोर्स डायग्राम एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर फोर्स डायग्राम एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो समझते हैं. लोड इंटेंसिटी दैट इज द लोड इज इक्वल टू dV अपॉन dx. इसका मतलब क्या है? द स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम गिव्स अस द लोड इंटेंसिटी. जो हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप हमको लोड इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द लोडिंग डायग्राम एंड शेयर फोर्स डायग्राम इज दिस, दैट द स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम प्रोवाइड्स अस द लोड इंटेंसिटी. अब रिलेशनशिप देखते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट में. So the shear force which is represented by V here is equal to dm upon dx or m2 minus m1 upon x2 minus x1. इसका मतलब क्या है? The slope of BMD that is the bending moment diagram gives us shear force. जो हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अगर उसका स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी दो पॉइंटों के बीच में, then we will get the shear force. That is the slope of bending moment diagram provides us the shear force. इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, that is the shear force is the first derivative of bending moment. This is the shear force. So shear force is the first derivative d upon dx of bending moment. Shear force is the first derivative of bending moment. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे? dm इज इक्वल टू v डॉट dx. dm इज इक्वल टू v डॉट dx. अगर हमको कंप्लीट बेंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट. तो हमने इंटीग्रेट किया, देन m2 माइनस m1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx. इसका मतलब क्या है? दिस प्रोवाइड्स द कंप्लीट एरिया अंडर द shear curve. The area under the shear curve between the points 1 and 2 gives the complete area of shear force. ये चीजें ऐसे समझ में नहीं आएंगी. इन चीजों को बेटर समझने के लिए हम कंपटीशन में आए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ही लेते हैं, ताकि चीजें अच्छे से समझी जा सकती हैं. तो सबसे पहले हम गेट में आए हुआ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. देन आफ्टर आई हैव न्यूमेरिकल फ्रॉम ESE इंजीनियर सर्विसेज एग्जाम. वो न्यूमेरिकल जैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे, ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी हमको. तो चलिए पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं गेट का. दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन गेट 1995. क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द शेयर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम अंडर बेंडिंग इज इक्वल टू 0, देन द बेंडिंग मूवमेंट एट द सेक्शन इज. ऑप्शन दे रखे हैं 0, मैक्सिमम, मिनिमम और कांस्टेंट. तो क्वेश्चन समझते हैं. एक बीम है हमारे पास, उस बीम के एक पर्टिकुलर सेक्शन पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है. तो ये कह रहा है कि जिस सेक्शन पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, उस सेक्शन पर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी. इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको रिलेशनशिप यूज करना होगा, दैट इज द v इज इक्वल टू dm अपॉन dx. That is the shear force is equal to the slope of bending moment. Okay. Now, according to the question, at a particular section of the beam,
the value of shear force is equal to 0. That is the 0 is equal to dm upon dx. इसको कैसे और लिख सकते हैं? dm is equal to 0. So the bending moment at that section will be 0. So answer will be this one. Correct. This is not the answer. Why this is not the answer? Because dm is not a complete bending moment. For getting the complete bending moment, I have to integrate this. तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं. dm is equal to 0. Integrate it both sides for getting the complete value of the bending moment. That is the m is equal to 0 plus some constant. When I'll get the integration of 0, then I'll get some constant value. So the complete bending moment is equal to constant. So our answer will be constant. तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हमको एक कंसेप्ट समझ में आया. वो कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी बीम के किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है, देन एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट. किसी बीम के पर्टिकुलर सेक्शन पर अगर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है, देन एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट. इस कंसेप्ट को बेटर समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं जो कि गेट 2005 में पूछा गया है 2 मार्क्स का. सो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2005. तो एक डायग्राम दे रखा है हमको. अब इस डायग्राम को देखकर क्या हम समझ पा रहे हैं कि ये डायग्राम किसका है? क्या ये शेयर फोर्स डायग्राम है या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है? तो देखकर हमको समझ में आना चाहिए कि ये डायग्राम शेयर फोर्स का डायग्राम है या बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है. अब इस चीज को समझेंगे कैसे? इसने वैल्यू दे रखी है यहां पर. दैट इज द किलो न्यूटन मीटर. 100 किलो न्यूटन मीटर, 200 किलो न्यूटन मीटर. इसका मतलब दिस इज द यूनिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट. इसका मतलब ये एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है. वो क्वेश्चन में कह भी रहा है दैट अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज गिवन. वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है शेयर फोर्स की वैल्यू बता दीजिए आप एट अ सेक्शन ऑफ ए डैश एंड एट अ सेक्शन ऑफ बी डैश. तो डायग्राम में क्या क्या रखा है उसने? एक 100 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट यहां पर है और 200 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट यहां पर है. This is the section AA dash at a distance of 0.5 meter and this is the section BB dash at a distance of 1 meter from the right hand. Now उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए. That is the answer may be 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 0, 100, 0, 50, 100, 100. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब ये हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे रखा है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? The relationship between the shear force and the bending moment. तो shear force is equal to the slope of the bending moment diagram. इस पॉइंट को देखते हैं ए डैश को. इस पॉइंट पर shear force निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट का स्लोप देखते हैं. In this portion there is no slope because this is the straight horizontal line, so there is no change in the slope. That's why the value of shear force at this section AA dash will be 0 because there is no slope. इस पोर्शन को देखने पर यहां पर कोई भी स्लोप नहीं है. It means at the section of AA dash the value of slope of bending moment diagram is equal to 0, which is also known as the shear force. So the shear force at this section is 0. अब दूसरा पॉइंट को देखते हैं B dash. इस पॉइंट पर हमको shear force की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So again shear force is equal to dm upon dx. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m2 minus m1 upon x2 minus के x1. चलिए इस पॉइंट पर हमको शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस पॉइंट को m1 मान लेता हूं, इस पॉइंट को m2 मान लेता हूं. आई एम ट्रीटिंग इट एज x2 एंड दिस इज द x1. तो वैल्यू पुट कर देते हैं. जो भी स्लोप की वैल्यू आएगी दैट विल बी द शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन. तो v इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन मीटर.
M1 is equal to, that is the 100 kilonewton meter at till this point, 100 upon x2 is equal to, अब इस पॉइंट को हमने ओरिजिन पॉइंट माना है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस x1, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन माना है, इट मींस x1 इज इक्वल टू 0. नाउ तो v इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 किलोन्यूटन. So the shear force at section BB dash is equal to 50 kilonewton. तो इसको अगर हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? This one, this slope is the shear force which having a value of the 50 kilonewton. अगर मुझे shear force की वैल्यू इस सेक्शन पर फाइंड आउट करनी होती, या फिर इस सेक्शन पर फाइंड आउट करनी होती, या फिर इस सेक्शन पर फाइंड आउट करनी होती, तो क्या वैल्यू आ रही होती shear force की? Same 50 kilonewton. Why? Because this slope will remains constant from this point to this point. ये slope constant रहने वाला है. तो अगर मैं shear force की वैल्यू इस पॉइंट पर कैलकुलेट करूं, या इस पॉइंट पर, या किसी अदर पॉइंट पर कैलकुलेट करूं, the value will remain same. That is the 50 kilonewton. तो आंसर will be C. That is the shear force at that point AA dash is equal to 0 and the shear force at point BB dash is equal to 50 kilonewton. I hope आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा. अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया है then please comment to me. Our second point is this one. That is the shear force diagram is 1 degree higher than the loading diagram. Shear force diagram is 1 degree higher than the loading diagram. Part B is bending moment diagram is 1 degree higher than the shear force diagram. तो अगर हमारे पास 3 डायग्राम है, that is the loading diagram, shear force diagram and the bending moment diagram, तो ये जो shear force diagram है ये लोडिंग डायग्राम से 1 डिग्री हायर है, और हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो शेयर फोर्स डायग्राम से 1 डिग्री हायर है. अब ये चीजें ऐसे समझ में नहीं आएंगी, इसको बेटर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. हमने यहां पर एक बीम की हेल्प ली है. सो दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग अ UVL, that is the uniformly buried load, whose intensity is W kilonewton per meter at the point B. हमने इस बीम को एट अ सेक्शन XX कट कर दिया है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ X फ्रॉम द पॉइंट A. अब यहां पर जो सेक्शन हमने कट किया है, यहां पर हम लोड इंटेंसिटी को देखना चाहते हैं. दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड इंटेंसिटी एट दिस सेक्शन. तो इस सेक्शन पे लोड इंटेंसिटी को समझने के लिए हमने यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है. नाउ दिस इज ए, ये एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है. हम यहां पर जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम A. तो ये एक स्लोप बना रहा है यहां पर, तो मैं यहां पर tan थीटा को अप्लाई कर रहा हूं, because we have the two similar triangle here, that is this one small triangle and the bigger triangle is this one. तो tan थीटा अप्लाई करते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन x इज इक्वल टू W अपॉन L. ओके, सो अगर हमें अल्फा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी हो तो अल्फा इज इक्वल टू WL अपॉन x. इसका मतलब लोड इंटेंसिटी, द लोड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू WX अपॉन L. Now I want to calculate the value of the shear force at this section. तो shear force को कैलकुलेट करने के लिए मुझे रिएक्शंस की आवश्यकता है. अब ये रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होकर आई ये हम बाद में समझ लेंगे. अभी हमारा कंसर्न ये है, ये प्रूव करना कि शेयर फोर्स डायग्राम हैज अ 1 डिग्री हायर देन द लोडिंग डायग्राम. ठीक है, तो अभी हम ये मान लेते हैं आफ्टर द सॉल्विंग ऑफ दिस we will get the reaction RA is equal to WL upon 6 and the WL upon 3. Let's assume it. ठीक है, now अब हम shear force कैलकुलेट करते हैं at this section. So shear force at a distance of X from point A हम कैसे लिखेंगे? ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक लोड लगा हुआ जिसकी वैल्यू है WL upon 6. This is the WL upon 6. और ये जो लोड है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर
और ये जो लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो अगर हमें इसकी लोड को कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल। तो एरिया क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ बेस मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाइट। अब हाइट को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज द WX अपॉन L। सो द शेयर फोर्स एट a distance of x from point A will be WL upon 6 minus 1/2 WX square upon L। Now इस इक्वेशन को ध्यान से समझते हैं। This equation shows the quadratic variation. It means it have the second degree equation. It means load intensity equations में कितनी डिग्री थी, 1 डिग्री। शेयर फोर्स में अपने पास कितनी डिग्री है, सेकंड डिग्री। इट मीन्स shear force diagram has 1 degree higher than the load intensity. Shear force diagram has 1 degree higher than the load intensity. अब हम मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं एट दिस सेक्शन XX। तो मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए फोर्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो WL upon 6 that is this reaction multiplication of X, this one minus this triangle load that is the 1/2 WX square upon L multiplication of distance from its CG up to this cross section that is the XX is x/3। अब ये हम बाद में समझ लेंगे ये x/3 कैसे आया। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या मिलता है, mx is equal to WLX upon 6 minus WXQ upon 6L। so this is a 3 degree equation, okay, which is 1 degree higher than this equation, and this equation is 1 degree higher than this equation. So I can say that shear force diagram has 1 degree higher than the loading diagram, and bending moment diagram has 1 degree higher than the shear force diagram. सेकेंड पॉइंट में ही एक चीज और समझते हैं, अगर हमारी बीम पर पॉइंट लोड लगा हुआ है या फिर यूडीएल लगा हुआ है या फिर यूवीएल लगा हुआ है, देन एसएफडी और बीएमडी की शेप क्या होने वाली है ये समझते हैं। तो अगर हमारी बीम पर पॉइंट लोड लगा हुआ है देन शेयर फोर्स डायग्राम की जो शेप होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की शेप इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी। अगर बीम पर यूडीएल दैट इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है और उस लोड के कारण हम उसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो शेयर फोर्स डायग्राम का जो शेप होने वाली है वो होगी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और बेंडिंग मूवमेंट की शेप होगी पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक शेप मतलब सेकंड डिग्री कर्व। अगर बीम पर यूनिफॉर्मली बेरिड लोड लगा हुआ है देन शेयर फोर्स डायग्राम की जो शेप होने वाली है वो पैराबोलिक शेप होगी। द शेप ऑफ shear force diagram will be parabolic shape and the shape of bending moment diagram due to the application of UVL will be cubic shape. Cubic shape means 3 degree curve. Now इन चीजों को बेटर समझने के लिए हम 3 केसेस लेते हैं। Okay, in the first case I will apply a point load, in the second case I will apply a uniformly distributed load, and in the third case I will apply the UVL, और उसके SFD BMD को समझते हैं ताकि इन पॉइंट्स को अच्छे से समझा जा सके। तो उस थ्योरी को समझने के लिए I have drawn these figures here. This is a simply supported beam. Simply supported beam subjected to a point load at the center, UDL and UVL. अब इनकी शेप देखते हैं। This is the SFD, this is the BMD. This is the SFD, BMD. SFD, BMD. हमने बोला था अगर बीम पर पॉइंट लोड लग रहा है then the shape of SFD will be a straight horizontal line or straight line. If beam is subjected to a point load, then the shape of SFD will be straight line, and the shape of BMD will be inclined straight line,
इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। नाउ सेकंड पॉइंट हमारा था, अगर बीम पर यूटीएल लग रहा है देन द शेप ऑफ एसएफडी विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, एंड द शेप ऑफ बीएमडी विल बी पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक शेप, दैट इज द 2 डिग्री कर्व। अगर बीम पर यूवीएल लगा हुआ है देन इन दैट केस द शेप ऑफ एसएफडी विल बी पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोलिक इन नेचर, दैट इज द 2 डिग्री कर्व। द शेप ऑफ बीएमडी विल बी क्यूबिक, क्यूबिक शेप, दैट इज द 3 डिग्री कर्व। इन डायग्राम से हमको एक चीज और क्लियर है, दैट इज द shear force diagram has 1 degree higher than the loading diagram and bending moment diagram has 1 degree higher than the shear force diagram. Similarly, in this case, SFD has 1 degree higher than 0 degree. Then loading diagram and BMD has 1 degree higher than the shear force diagram. So this is all about our second point out of important 5 points. अब हम अपना तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम इन्हीं डायग्राम से समझ सकते हैं। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी पॉइंट वेयर shear force change its sign, then at that point in bending moment diagram, bending moment will be maximum or minimum compared to nearhood point। समझते हैं इस चीज के लिए, अगर शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में उस पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी कंपेयर टू नियरहुड पॉइंट। अब इस चीज को समझने के लिए इन डायग्राम्स की हेल्प लेते हैं। At this point, shear force is changing its sign from positive to negative। तो इस पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में मैक्सिमम वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है, दैट इज द PL/4। इसमें समझ लेते हैं इसी चीज के लिए। शेयर फोर्स डायग्राम में शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव एट दिस पॉइंट, एंड एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ bending moment is PL square upon 8, which is the maximum value of bending moment in case of simply supported beam subjected to UTL। इस बीम में समझ लेते हैं इसी चीज के लिए। At this point, shear force changing its sign from positive to negative. So at this point, bending moment in the bending moment diagram will be maximum or minimum compared to nearhood point. So this is the maximum value of bending moment, that is the PL square upon 9√3। So this is clear here। अब इसमें एक चीज और समझते हैं, that is the absolute maximum value of bending moment। अब absolute maximum bending moment के कंसेप्ट को समझने के लिए I am drawing another figure so that you people will easily understand the concept of absolute maximum bending moment। ठीक है, चलिए। Now for understanding the concept of absolute maximum bending moment, I have drawn a beam here. This is a overhang beam supported by hinge at point A and roller at point B. A UDL is acting throughout the beam with intensity 10 kilonewton per meter। अगर इस बीम का हम SFD ड्रॉ करें, then the SFD for this beam looks like this, and the bending moment diagram for this beam looks like this। अब अगर हम SFD को देखें, then in this shear force diagram, shear force has changed its sign twice, at this point and at this point। At this point, shear force changed its sign from positive to negative, and at this point, shear force has changed its sign from negative to positive। तो हमारे पॉइंट के अनुसार क्या होना चाहिए,
एनी पॉइंट वेयर शेयर फोर्स चेंज इट्स साइन बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इन दोनों पॉइंट के करेस्पॉन्डेंस में बेंडिंग मोमेंट्स को देखते हैं। सो हियर द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज 2.81 किलो न्यूटन मीटर एंड corresponding to this point the value of bending moment is 5 kilonewton meter। अब हमको दो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू प्राप्त हुई है। इन दोनों बेंडिंग मोमेंट्स में से सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो है 5 किलो न्यूटन मीटर। दिस 5 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट इज नोन एज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट and this 2.81 kilonewton meter bending moment value is known as the local maximum bending moment value। So this is the concept behind the absolute maximum bending moment and local maximum bending moment। अब हम अपना फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है if in the loading diagram point load is acting, then in SFD there will be a sudden vertical displacement at the point where the load is applied in the loading diagram। This vertical movement may be upward or downward, it's depend upon the direction of the application of the load on the loading diagram। अपने फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए आई हैव ड्रॉन टू फिगर्स हेयर। हमारा फोर्थ पॉइंट कहता क्या है, लोडिंग डायग्राम में किसी पॉइंट पर अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है देन शेयर फोर्स डायग्राम में उसी पॉइंट पर देयर विल बी अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है या तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। ये डिपेंड करेगा लोडिंग डायग्राम में जो लोड लगा हुआ है उसकी डायरेक्शन पर। इस चीज को समझने के लिए आई हैव ड्रॉन टू फिगर्स। अब ये एक सिंपल सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पर पॉइंट लोड लगा हुआ है। अब इसका एसएफडी देखते हैं। इस पॉइंट लोड के कारण P/2 रिएक्शन डेवलप होती है, तो हमने इस पोर्शन में P/2 अपलिफ्ट करा दिया। जैसे ही हम पॉइंट सी पर पहुंचते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट अप्लाइड हो जाता है, दैट इज देयर इज अ पॉइंट लोड इन द लोडिंग डायग्राम। सो इस पॉइंट पर दैट इज इस पॉइंट पर शेयर फोर्स डायग्राम में देयर मस्ट बी अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि लोड इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज आवर फोर्थ कंसेप्ट। अब इसी चीज को बेटर समझने के लिए ये डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज अ ओवरहैंगिंग बीम विद बोथ एंड ओवरहैंग्ड। यहां पर एक P/2 लोड लगा हुआ है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, P लोड लगा हुआ है एंड P/2 लोड लगा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स आर L, दिस इज L/4, दिस इज L/4। तो अगर ये लोडिंग डायग्राम का हम एसएफडी ड्रॉ करते तो एसएफडी की शेप ऐसी आ रही होती। अब हम अपना फोर्थ पॉइंट अप्लाई करते हैं यहां पर, ठीक है। अगर इसकी कैलकुलेशन की होती हमने तो यहां पर जो रिएक्शन डेवलप निकल के आने वाली थी वो थी P एंड P, ओके। अब देखते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर लोडिंग डायग्राम में एक वर्टिकली डाउनवर्ड लोड लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड P/2 है। इसका मतलब हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग शेयर फोर्स डायग्राम में इस पॉइंट पर एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आया होगा जो कि अप्लाइड लोड की डायरेक्शन में जाएगा। अब डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मींस शेयर फोर्स डायग्राम में इस पॉइंट पर देयर मस्ट बी अ वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ P/2। अब इसी चीज को और समझ लेते हैं। इस बीच में तो कोई शेयर फोर्स नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट पर जैसे ही हम आते हैं इस पॉइंट पर रिएक्शन की वजह से एक शेयर फोर्स लगा हुआ है ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ P जो कि एक रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब इस रिएक्शन की वजह से शेयर फोर्स डायग्राम में P मैग्नीट्यूड का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आने वाला है जो कि अप्लाइड लोड की डायरेक्शन में आएगा। जो रिएक्शन है यहां पर वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगी हुई है। इट मींस शेयर फोर्स डायग्राम में इस पॉइंट पर
अपवर्ड डायरेक्शन में एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट। इसी चीज को समझने के लिए यहां पे समझ सकते हैं क्या, इस पॉइंट तक आते आते यहां पर जैसे ही हम डायग्राम शेयर फोर्स का ड्रॉ करेंगे तो एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ P अप्लाइड है। इसका मतलब इस पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। सो दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट। अब हम अपने फिफ्थ और लास्ट पॉइंट को समझते हैं। इफ देयर इज अ कंसंट्रेटेड मूवमेंट और कपल एक्टिंग इन द लोडिंग डायग्राम, अब हमारे लोडिंग डायग्राम में अगर एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट किसी पॉइंट पर अप्लाइड है, देन देयर विल बी अ सडन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब वो डिस्प्लेसमेंट या तो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेटेड मूवमेंट किस डायरेक्शन में अप्लाइड है। बट देयर मस्ट बी अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कहां पर होने वाला है वो? बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में। तो हमारे अगर लोडिंग डायग्राम में किसी भी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मूवमेंट अप्लाइड है तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में उसी पॉइंट पर एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आने वाला है, जो कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अब इस चीज को समझने के लिए हम गेट का एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो कि आया हुआ है गेट में, तो समझते हैं उससे अपना फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट को समझने के लिए मैंने यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है, समझते हैं। दिस इज द लोडिंग डायग्राम। तो लोडिंग डायग्राम में क्या है, ये एक सिंपल सपोर्टेड बीम है जिसके पॉइंट सी और डी पर कपल कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ m एंड 2m। तो अगर इस बीम का हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते, देन द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ दिस बीम लुक्स लाइक दिस। अब ये हमारे फिफ्थ कंसेप्ट को किस तरीका से जस्टिफाई कर रहा है। हमारा फिफ्थ कंसेप्ट कहता है, इफ देयर इज अ कंसंट्रेटेड मूवमेंट एक्टिंग इन द लोडिंग डायग्राम, देन at this point in the bending moment diagram there will be a vertical displacement. This may be upward or downward. It's depend upon the direction of the applied couple. तो इस डायग्राम को देखते हैं। यहां पर एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है ऑफ मैग्नीट्यूड m, यहां पर एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है ऑफ मैग्नीट्यूड 2m। इसका मतलब जब भी हमारा BMD ड्रॉ होगा उसमें इस पॉइंट पर एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो m होगा। अब इसको देखते हैं। यहां पर 2m मैग्नीट्यूड का एक मूवमेंट लगा हुआ है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है, देन इट मींस एट दिस पॉइंट देयर विल बी अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2m। सो m and m, 2m, there is a vertical displacement of m and m, that is the 2m. So this is the fifth and last concept of our SFD and BMD. These are very important points and must be kept in mind before drawing the SFD and BMD. इन पॉइंट्स को सिंपल बनाने के लिए हमने बहुत से एग्जाम्पल्स को लिया है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको बेटर समझ पाएंगे। Now, if you have any problem related to these concepts, then please comment to me. I will try my level best to solve your problem. With these words, thank you.